चलिए, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंडक्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्या है, कंडक्टर है। तो पिछले चैप्टर में जो है हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरा जो है सारा चीज जो है हम लोग पीछे पढ़ लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हम जो है इसको सेपरेटली पढ़ाते हैं। तो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंडक्टर। ठीक है, और कंडक्टर के सवाल जो है हमारे जेईई मेंस में भी पूछते हैं और जेईई एडवांस में भी आते हैं। ठीक है, तो क्यों ना जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया जाए सेपरेट चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। कंडक्टर चैप्टर जो है हम पढ़ रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना है कि हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन का मतलब कि चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पर रहेंगे, चार्जेस मोशन में नहीं होंगे। चार्जेस कहाँ पे रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहला जो है हम लोग कहानी स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो कंडक्टर के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से जो है कंडक्टर के बारे में और भी जो है डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। इस चैप्टर में और भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कंडक्टर है क्या। तो लिखिए कंडक्टर जो है क्या है। तो सबसे पहला बात है कि कंडक्टर एक ऐसा सबस्टांस होता है जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर इट हैव large number of it have very large number of free electrons। कंडक्टर एक ऐसा सबस्टांस होता है जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाउंडेड नहीं होते हैं। बाउंडेड का मतलब कि इंसुलेटर पड़े थे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे, बाउंडेड थे। इसके इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड नहीं होंगे न्यूक्लियस के द्वारा, नॉट बाउंडेड। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर। तो फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, आया समझ में। कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, फ्री होने का मतलब कि वो जो है वो न्यूक्लियस जो है उस पर अट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सारे इलेक्ट्रॉन जो है लैटिस के अंदर मूव कर सकते हैं बिना कोई प्रेफरेंस दिए हुए, बिना कोई डायरेक्शन के इधर उधर जो है मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो लिखो अगला पॉइंट, दे कैन रोम। वही रोम का मतलब होता है कि बिना कोई डायरेक्शन को प्रेफरेंस दिए हुए चारों तरफ घूम सकते हैं लैटिस में। ठीक है, इन लैटिस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा कंडक्टर के बारे में। अभी और पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। कंडक्टर के बारे में जो है हम चैप्टर ही स्टार्ट किए हैं, तो पूरी चैप्टर में धीरे धीरे जो है हम कंडक्टर चैप्टर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ये जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज के ट्रांसफर के लिए और एनर्जी के ट्रांसफर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दे आर responsible for transfer of charge and energy, वो सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज के ट्रांसफर के लिए और एनर्जी के ट्रांसफर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जिम्मेवार होते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन्स या दे आर responsible for conduct इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोई भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होता हो तो इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए जो है वो जो जिम्मेवार होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग
कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ ना? अच्छा, एग्जाम्पल में कंडक्टर्स के क्या होंगे? एग्जाम्पल में कंडक्टर्स क्या हो सकते हैं? सारे मेटल्स हो सकते हैं, सारे मेटल्स हो गए। एग्जाम्पल क्या होंगे? ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स हो गए। ठीक है, जैसे एक हम बताते हैं, एक मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, एक यहाँ पर एक कंडक्टिंग मेटल्स है। ठीक है, क्या है हमारा? कंडक्टिंग मेटल्स, कंडक्टिंग मेटल्स है। अब होगा क्या, समझना। ये जो है मेटेलिक, मेटेलिक, ठीक है, एक मेटेलिक स्फीयर है। अब होगा क्या, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर बहुत सारे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ए इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से रिपेल कर करके, रिपेल करते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। माइनस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल कर करके जो है एक दूसरे के साथ रिपेल कर करके ये कहाँ पहुंच जाते हैं? जाकर सरफेस पे जाके जमा हो जाते हैं। एक कंडक्टर के अंदर ऐसा होता है। कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में अंदर रिपेल करते हैं, रिपल्सन से कहाँ पहुंच जाते हैं? वो सरफेस पे जाके जमा हो जाते हैं। सरफेस का मतलब कि उसको जहां तक जो है उसको पोजीशन, मतलब जहां तक उनको मिले जगह, वहां पर जाके वो क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे। तो इन जो है कहाँ तक जाके जम सकते हैं? तो सरफेस तक ही जाके जम सकते हैं। इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जाके सरफेस पे क्या हो जाएंगे? ऐसे जमा हो जाएंगे। ऐसे क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे उस सरफेस पे कहाँ हो गए? जाके जमा हो जाएंगे। ठीक है, ये मेटेलिक सॉलिड स्फीयर था। ठीक है ना, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर। बोलो, क्लियर हो ना? इसलिए जमा हो गए क्योंकि न्यूक्लियस जो है, तुम बोलोगे सर न्यूक्लियस जो है इन माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। बिल्कुल कर रहा था, लेकिन हम बोल ही रहे हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर जो न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन का फोर्स होता है बहुत ही कम होता है। और बहुत ही कम होता है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फ्री होते हैं न्यूक्लियस से। हम ऊपर लिखवाए हैं कि देखिए, फ्री होते हैं फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या होते हैं? वो फ्री होते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छा, उसी तरह एक नॉन मेटेलिक का एग्जाम्पल लिया जाए, नॉन मेटल का। तो अगर नॉन मेटल का एक एग्जाम्पल लें हम, ऐसे एक नॉन मेटेलिक स्फीयर का एग्जाम्पल लें, ऐसे ये हमारा नॉन मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? हाईली बाउंडेड होंगे न्यूक्लियस के द्वारा। क्या होंगे? हाईली बाउंडेड होंगे न्यूक्लियस के द्वारा। ए जो है, ए माइनस चार्ज, ए जो इलेक्ट्रॉन्स है, ए इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस है इसको पकड़ के बाउंड करके ज्यादा रखा है। इसको न्यूक्लियस को सब जो है, सब इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जो है पकड़ के जो है रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड बाई क्या होते हैं? बाउंडेड बाई न्यूक्लियस होते हैं। इन न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस फोर्स के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन कंडक्टर के अंदर जो है सारे इलेक्ट्रॉन जो थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को कहाँ चल गए? तोड़ के बाहर चल गए। लेकिन यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है हाईली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के द्वारा, और हाईली बाउंडेड होंगे तो ये जो है सरफेस पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए ये जो नॉन मेटेलिक होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्लियर हुआ? मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम कोई चार्ज जो है कंडक्टर को दें तो सारा चार्जेज जो होंगे वो क्या होगा? कंडक्टर के सरफेस पे जाकर कहाँ हो जाएगा? जम जाएगा या रिसाइड कर जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखो कि व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज given to the conductor, then they will reside at the surface of conductor। ठीक है,
तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पर जम जाएंगे, सारे चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिपेल होके न्यूक्लियस फोर्स के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर जो है वो कहाँ जम जाएंगे, जाकर सरफेस पे जाके जमा हो जाएंगे। जैसे देखिए सरफेस पे जाके जमा हो गया ना, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा मेटल और नॉन मेटल में थोड़ा कंपेयरिंग कर लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में जो सॉलिड स्फीयर थे और उसके लिए क्या क्या जो है प्रॉपर्टी है। तो थोड़ा सा मेटल को अलग कर लेते हैं और नॉन मेटल को अलग कर लेते हैं। तो देखिए एक तरफ मेटल लिख लीजिएगा, अब एक तरफ नॉन मेटल लिख लीजिएगा। ये सारे चीज़ें जो हैं हम पिछले जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसमें सारा चीज़ के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। तो फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि इस चैप्टर में काम आए तो हम उसको यूज कर सकें। चलिए पहला मेटल है, मेटल है यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि मेटल है और हम अभी तुरंत बताएं कि अगर मेटल को हम अगर चार्ज देंगे तो सारे चार्जेज जो होंगे वो कहाँ जाके जम जाएंगे, तो ऑफकोर्स सरफेस पे जाके जम जाएंगे। सरफेस पे जाके क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। ऐसे सारे सरफेस पे चार्जेज जाके कहाँ हो जाएंगे, जम जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर याद कीजिए कि अगर हम इस पे चार्जेज जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, क्यू चार्ज हो और रेडियस आर हो इसका, इस मेटल स्फीयर का, मेटेलिक स्फीयर का क्यू चार्ज हो और रेडियस आर हो, तो बताए थे कि इनसाइड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। अगर हम यहाँ से आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो बताएंगे कि आर जब कैपिटल आर से छोटा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, ठीक है। और आर का वैल्यू कैपिटल आर से बड़ा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। याद कीजिए बताए हैं, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर जब सरफेस पे हुई, इस सरफेस पे है एट सरफेस, और बाहर अगर रहे पी पॉइंट ऐसे यहाँ पर आर डिस्टेंस दूर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रीजन में होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम बताए हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। ये मेटल के लिए था, ठीक है ना, किसके लिए, मेटल के लिए। उसी तरह नॉन मेटल के लिए देख लेते हैं। तो नॉन मेटल के लिए कौन बड़ा बात है, बहुत आसान है। यहाँ पर एक नॉन मेटल बना लेते हैं और अभी हम तुमको बताएं कि नॉन मेटल के अंदर अगर हम चार्ज देते हैं तो सारे चार्जेज जो होते हैं न्यूक्लियस के द्वारा क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। ये न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए सारे चार्जेस कहाँ पे रहेंगे, अंदर ही रहेंगे। इस पे भी चार्जेज मान लो कि सारे कैसे हैं, चार्जेज जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे चार्जेज जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ से अगर हम आर डिस्टेंस दूर अगर इस सॉलिड स्फीयर पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो याद कीजिए कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो आता था कितना, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। अगर इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितना हो, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या इसी को हम सॉल्व किए थे तो आया था के क्यू आर अपॉन कितना, आर क्यू। याद कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम इनसाइड बताए थे और बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे के क्यू बाई आर स्क्वायर बताए थे, ठीक है ना। ये कोई बड़ा बात नहीं, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं सॉलिड मेटल के अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बात हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात हो गया, अच्छी बात है। अब थोड़ा पोटेंशियल का बात करते हैं और एनर्जी का बात करते हैं। तो याद कीजिए कि इस सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी जो थी, सेल्फ की खुद की जो एनर्जी थी मेटल के पास, वो कितना था, तो था के क्यू स्क्वायर बाई 2r। खुद की एनर्जी जो थी वो कितना थी, के क्यू स्क्वायर बाई 2r थी। लेकिन इसकी जो सेल्फ एनर्जी थी नॉन मेटल की वो कितनी थी, याद कीजिए 3 के क्यू स्क्वायर, 3 के क्यू स्क्वायर बाई कितना था, 5r ये था, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा अगला पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो था वो मेटल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी था, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बात कर रहे हैं, सॉरी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो था के क्यू बाई आर। हर एक पॉइंट पे सरफेस के अंदर पोटेंशियल कितना था, सेम था, के क्यू बाई आर था, के क्यू बाई आर था, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम था। सरफेस पे पोटेंशियल भी कितना था, के क्यू बाई आर। और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा था पोटेंशियल घट रहा था, और अगर ये जो है के क्यू बाई आर, वो आर का वैल्यू जो है वो आर से बड़ा या आर से छोटा या बराबर हो आर के तब था। लेकिन जैसे ही आर का वैल्यू जो है वो कैपिटल आर से बड़ा होता था तब पोटेंशियल जो है होता था के क्यू बाई आर,
पोटेंशियल जो था वो घटने लगता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, क्योंकि वो सारा जो सॉलिड स्फीयर है वो बिहेविंग लाइक ए मेटेलिक स्फीयर जो है बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्जेस कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, और उसके कारण जो है पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल आता था के क्यू बाई आर। अच्छा, उसी तरह अगर हम नॉन मेटल के लिए अगर हम पोटेंशियल देखें तो इनसाइड जो नॉन मेटल के अंदर जो पोटेंशियल था वो याद करो आया था के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r क्यू इंटू 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। याद कीजिए ये आया था हमारा पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर या नॉन मेटेलिक सॉलिड स्फीयर के अंदर आया था ये। ठीक है, याद कीजिए। और अगर हम सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो याद कीजिए आया था स्मॉल आर के वैल्यू कितना रख दिए थे, स्मॉल आर के वैल्यू हम 0 रख दिए थे, और जैसे ही स्मॉल आर के वैल्यू 0 रखेंगे तो आएगा 3k² बाई 2r, 3k³ आएगा। ठीक है, ये बता चुके हैं, आया याद है ना, याद है वह, अच्छी बात है। और सॉरी यहाँ पे Q² लिखा गया 3k³ बाई KQ। क्लियर हुआ ना, ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगला जो है हम थोड़ा सा सिलेंडर के लिए कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल वायर के लिए। ठीक है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पे जो है दूसरा का डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए, मान लो कि एक यहाँ पर सिलेंडर है, मेटेलिक सिलेंडर है। ठीक है, ऐसे मेटेलिक सिलेंडर है। ठीक है ना, चलो इसकी रेडियस r दिया हुआ है और मेटेलिक सिलेंडर है तो चार्जेस कहाँ पर रहेंगे, ऑफ कोर्स चार्जेस जो रहेंगे वो सरफेस पे रहेंगे, ऐसे सरफेस पे, क्योंकि मेटेलिक है। यहाँ पे दे देते हैं मेटेलिक सिलेंडर, मेटेलिक है, और चार्जेस कहाँ पे रहेंगे, ऑफ कोर्स सरफेस पे रहेंगे। चार्जेस कहाँ पे रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे। और अगर हम इसके लिए मेटेलिक के लिए बात करते हैं, मेटेलिक के लिए, तो याद कीजिए कि यहाँ से r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, 0, और दूर जो है बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आता था कितना, KQ बाई r²। याद है ना, KQ बाई r² आता था, KQ बाई r² आता था। ठीक है ना, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, अगर KQ बाई r² नहीं भी याद है तो याद करो आता था कितना, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r आता था। ठीक है, याद करो, अगर विश्वास नहीं है तो जाके देख लो इस चीज को। अगला पॉइंट, नॉन मेटेलिक का बात करते हैं। नॉन मेटेलिक का तो यहाँ पर चार्जेस जो है वो कहाँ कैसे रहते थे नॉन मेटेलिक में, सारे चार्जेस जो थे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सारे चार्जेस पूरे वॉल्यूम में फैला रहेगा। और अगर पूरा वॉल्यूम में फैला रहेगा ऐसे ऐसे, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, ये नॉन मेटेलिक का बात कर रहे हैं। नॉन मेटेलिक सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है, नॉन मेटेलिक सॉलिड सिलेंडर है, और रेडियस ऑफकोर्स r है। अगर हम इससे r डिस्टेंस दूर जाके p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो याद करो हम लाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, रो r अपॉन इसमें 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, याद करो। और उसके लिए किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए कितना आया था, सॉलिड स्फीयर के लिए रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर के लिए जो है आया था रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ये सारा चीज जो है हम रिवाइज कर दिए। ठीक है ना, चलो तो ये था मेटल और नॉन मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अगला बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंडक्टर के अंदर 0 होती है। कितना होती है, 0। तो इस पॉइंट को लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड inside bulk of conductor, inside the bulk of conductor, inside the bulk of conductor will be 0, will be 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना होता है, 0 होता है। कैसे, आराम से समझना, कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, चलो मान लो कि यहाँ पर एक हम कंडक्टर लिए, यहाँ पर हम क्या लिए, कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर लिए।
ठीक है ना, ऐसे कंडक्टर लिए। अब हम क्या किए कि यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस प्लेट रख देंगे, यहाँ पे माइनस प्लेट रख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस जो है इस तरह से आ जाएगा। तो हम जो है एक इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा दिए हैं। में से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे जो है क्या कर दिए, ऐसे लगा दिए, ऐसे दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम थोड़ा देर के लिए बोल रहे हैं ई नोट, ठीक है ना, ई नोट बोल रहे हैं। अब होगा क्या, आराम से समझना, आराम से ध्यान से समझो। हो गया, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो याद करो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बहुत सारे ऐसे, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे बहुत सारे क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ऐसे। अब होगा क्या कि इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे वो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इस डायरेक्शन में क्या होंगे, ड्रैग होंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या होंगे, ड्रैग, ठीक है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रैग होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन जो है इधर आएंगे उठ के। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगेगी। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगेगी, माने माइनस चार्ज इकट्ठा होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है चार्जेस जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ने लगेंगे। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, इफिशियंसी। कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद होगा क्या कि धीरे धीरे जो है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, या कहाँ पर, यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो चार्जेस इकट्ठा शुरू होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। सारे चार्जेस जो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, और चार्जेस जो है माइनस चार्ज बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पर आ रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सरफेस को छोड़ के इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लगेगी, और यहाँ पे इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगेगी। जैसे ही संख्या बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, एक प्लस से माइनस की तरफ, जिसका नाम दे देंगे हम ई इंड्यूस्ड। ये जो चार्जेज आए हैं माइनस और प्लस, ये जो है यहाँ पे माइनस चार्ज जो आया है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ जाने के कारण है, इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी के कारण है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इफिशियंसी, और यहाँ पर हो गई डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम घट गए, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन ड्रैग हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ड्रैग हो गए। और हम यहाँ पे फोर्स भी देख सकते हैं कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा E इंटू ई ऐसे, और सारे इलेक्ट्रॉन ड्रैग होते सारे जो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे यहाँ पे जमने लगेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज आने लगेगा, तो वैसे वैसे यहाँ पे प्लस चार्ज आने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, मतलब प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। और जैसे ही यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो एक अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जिसका नाम दे दिया ई इंड्यूस्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होगा क्या, आराम से समझो, होगा क्या, जैसे जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, उससे वैसे ई इंड्यूस्ड जो है बढ़ते जाएगा, ई इंड्यूस्ड वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ई इंड्यूस्ड बढ़ते जाएगा, और ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो है वो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जैसे ही जो है ई इंड्यूस्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। जैसे ही ई इंड्यूस्ड जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे ही ई इंड्यूस्ड जो है, ई इंड्यूस्ड अंदर, देखो समझ में आ रहा है ना, ई इंड्यूस्ड जो है बढ़ रहा है, क्योंकि इधर माइनस चार्ज आ रहा है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज। मान लो कि पहले जो है 2 गुण माइनस चार्ज आया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, इंड्यूस्ड होगा ना, प्लस से माइनस की तरफ होता है, और ई इंड्यूस्ड जो है बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर वाला कांस्टेंट है,
बढ़ते 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 ई इंड्यूस बढ़ते 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 एक ऐसा समय आएगा जब ई इंड्यूस्ड का वैल्यू इधर की तरफ और इधर की तरफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा बराबर। और जैसे ही ई इंड्यूस्ड का वैल्यू और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है बराबर हो गया, इक्वल और अपोजिट है, इक्वल हो गया है अपोजिट, ये माइनस साइन बता रहा है कि इंड्यूस्ड इधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जैसे ही दोनों बराबर हो गया तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। और अब जो है चार्जेस न इधर से इधर जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, न इधर से इधर आएंगे, ठीक है। और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जीरो हो गया तो चार्जेस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो गया, तो बोल सकते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ड्रैग होते हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए वाले जो सरफेस है इस पर चार्जेस की कमी हो जाती है, इसलिए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसलिए प्लस चार्ज आ जाता है। और ए वाला चार्जेस जो है इधर आके जो है जम रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ने की वजह से प्लस से माइनस की तरफ अंदर जो है इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका नाम होता है इंड्यूस्ड। अब ई इंड्यूस्ड बढ़ते जाता है क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ते जाता है, प्लस चार्ज यहाँ से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा तो उस केस में जो है नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अब जो इलेक्ट्रॉन पे किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा। तो बोल सकते हैं कि ऐसा सीनेरियो भी जो है कुछ समय के बाद जो है इनफ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद जो है क्या होता है, हो जाता है। इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, इतना होने में तो हम तुमको समझाने के लिए बता दिए, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तुरंत जो है तुरंत चुटकी में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर हुआ, बताओ, समझ में आया ना। अच्छा, इसी पे बेस्ड एक सवाल कर लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है। देखो देखो मान लो कि यहाँ पर एक सॉलिड न्यूट्रल कंडक्टर है, यहाँ पे सॉलिड न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर है, अच्छी बात है। और रेडियस आर है, कंडक्टर स्फीयर है वो, समझ गया ना, न्यूट्रल है, न्यूट्रल मैंने टोटल चार्ज जीरो है। और यहां से आर डिस्टेंस दूर, यहां से आर डिस्टेंस दूर जो है इसके सेंटर से एक यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, सेंटर से आर डिस्टेंस दूर एक प्लस क्यू चार्ज जो है रखा हुआ है, ठीक है ना। सवाल है हमारा, सवाल है फाइंड फाइंड पहला सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, वही सी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। दूसरा सवाल है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तीसरा सवाल है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और सॉरी वो ड्यू टू माइनस कहाँ चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज, ओ सॉरी इंड्यूस्ड चार्ज। चलिए आराम से इसका आंसर हम बताएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, देखो जैसे ही एक प्लस चार्ज लाएं, प्लस क्यू चार्ज लाएं, जैसे ही प्लस क्यू चार्ज लाएंगे तो प्लस के कारण याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसी होती थी, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था, ऐसे रेडियली आउटवर्ड, ऐसे रेडियली आउटवर्ड होता था, ऐसे याद है ना। प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे रेडियली आउटवर्ड होता था। और जैसे ही रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, भले ही जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, तो इसके अंदर कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा किधर, इस डायरेक्शन में, ऐसे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो है फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। और होगा क्या, आराम से समझना, हम जो तुमको समझाते हैं समझाते समझाते इसको बनाएंगे सवाल को। इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा इधर, बहुत सारे हैं, और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से हट के कहाँ पे आके जम जाएंगे, यहाँ पर। और कुछ समय के बाद तुमको दिखेगा कि यहाँ पर जो है चार्जेस की संख्या बढ़ गई है, माइनस चार्ज की संख्या, और यहाँ पर जो है चार्जेस की संख्या क्या हो गई है, घट गई है, इसलिए यहाँ पर चार्ज आएगा प्लस।
ठीक है, ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्लस चार्ज रिपेल होकर इधर आ गए हैं, गलत। हम प्लस चार्ज जो है हम बताए थे पिछला चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो कि प्लस चार्ज मूव नहीं करता है, वो न्यूक्लियस के द्वारा बाउंडेड होता है। हाँ, ये प्लस चार्ज जो आया है इंड्यूस्ड चार्ज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को क्या बोलते हैं? जो इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज जो आया है वो क्या है? ड्यू टू डिफिशियंसी एंड इफिशियंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डिफिशियंसी हो गई है। तो डिफिशियंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है वहाँ पे प्लस चार्ज आया है, और यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है माइनस चार्ज आया है। ठीक है ना? एक कभी मत सोचना कि यहाँ पर चार्जेस जो है इधर से इधर आ गए तो प्लस चार्ज जो है इधर से इधर चल गए, प्लस की रिपेल हो गई। नहीं, ये प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो है सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होके इस डायरेक्शन में यहाँ पे चार्जेस जमा हो गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है घट गए, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आया, माइनस चार्ज आया। अब बात आया कि सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे सर ये कंडक्टर है और कंडक्टर पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो पहला सवाल तो ऐसे ही बन गया कि सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। तो पहला सवाल तो ऐसे ही आसान था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। दूसरा सवाल है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज जो यहाँ पर है और इसके कारण आर डिस्टेंस दूर, ये डिस्टेंस नहीं दिए हैं, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये डिस्टेंस है हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस दूर सी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बिल्कुल निकाल देंगे, कौन बड़ा बात है। बताओ कि इस क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा और इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ यहाँ पर अगर हम फिर से अगर वो सॉलिड स्फीयर बनाए, न्यूट्रल सॉलिड स्फीयर, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है ना? ऐसे सी पॉइंट पे, और उसका वैल्यू होगा कितना? के क्यू बाई, यहाँ से सेंटर से यहाँ से डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। किधर? इधर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलो तो दूसरा सवाल भी बन गया। तो आंसर होगा कितना? के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस डायरेक्शन में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब ध्यान से सुनो, हमको जो है इंड्यूस चार्ज की वजह से जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सी पर। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि यहाँ पे तो चार्ज है माइनस चार्ज, यहाँ पे चार्ज तो है माइनस चार्ज, और यहाँ पे चार्ज है प्लस चार्ज। यहाँ पर चार्ज है माइनस और यहाँ पर चार्ज है प्लस। अब बात आया कि सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम कैसे निकालेंगे। हमको तो चार्ज माइनस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी पता नहीं है कि कितना माइनस चार्ज इधर आएगा और कितना प्लस चार्ज इधर आएगा, हमको तो पता भी नहीं है। तो कैसे जो है सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हमको तो इसी से ए वाला चार्ज का डिस्टेंस भी बढ़िया से पता नहीं है, निकाल लेंगे आराम से समझो। अगर हम यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन से चार्ज नहीं निकाल सकते, लॉजिक से निकाल सकते हैं। कैसे? सो एक बात बताओ कि सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए। सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए 0। सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए कितना? 0। अब बताओ कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बताओ कि इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए। तो खुद से बताओ, अगर यहाँ पे 0 होना पड़ेगा तो 0 होने के लिए प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, और उसका वैल्यू एग्जैक्टली इतना ही के बराबर होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, तभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सी पॉइंट पे 0। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो आएगा मेरे पास कितना? के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, किधर? ऐसे टुवर्ड्स द प्लस क्यू चार्ज, इधर होगा। तो यहाँ पर समझ में आया ना कि हम जो है चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी पता नहीं था और हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज की वजह से निकाल लिए। कैसे? लॉजिक से। क्लियर हुआ ना? तो इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ऐसे होगा, तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए? के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया इधर। ठीक है, क्यू स्क्वायर लिखा गया, गलती से कर देते हैं इसको। समझ में आया? बताओ। चलो तो आगे जो है यहाँ पे इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लिए। आगे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कंडक्टर के अंदर कितनी होती है? 0।
या ऐसे बोल दो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही को बोलते हैं, वो कंडक्टर के अंदर जो है इंटर ही नहीं करती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो लिखो अगला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल नेवर enter into the conductor ऐसे बोल सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंटर ही नहीं कर सकती है, ऐसे भी बोल दो, ठीक है ना। अच्छा, अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the surface of कंडक्टर, ठीक है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा प्रूफ करके देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उस कंडक्टर के सरफेस से कैसे परपेंडिकुलर होती है। या ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं वो कंडक्टर को नॉर्मली स्ट्राइक करते हैं, लिख लो ऐसे ही, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस strikes the conductor नॉर्मली, कैसे नॉर्मली स्ट्राइक करते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा समझाने के लिए जो है एग्जांपल बताते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक हम कंडक्टर ले लिए, ऐसे यहाँ पे हम कंडक्टर ले लिए, ठीक है, ऐसे कंडक्टर है। अब मान लो कि इस कंडक्टर पे चार्ज है Q, अब क्या हुआ कि मान लो कि इस यहाँ पे सरफेस लिए छोटा सा सरफेस ds, यहाँ पे और मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे है, ऐसे हम जो है नॉर्मली जो है नहीं बोल रहे हैं, हम एक आर्बिट्ररी बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक आएगा ऐसे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर सरफेस के। ये जो ds सरफेस लिए हैं इस पे, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, छोटा सा dq होगा और सरफेस ds है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा इधर ऐसे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा ऐसे ऊपर। अब बताओ कि E जो है, ए वाला कंपोनेंट को बोलते हैं E परपेंडिकुलर, जो सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर है, और ए जो है सरफेस के लॉन्ग है इसलिए इसको बोलते हैं E पैरेलल, ठीक है, E पैरेलल। अब ध्यान से सुनना, एक बात बताओ कि बाहर तो सरफेस नहीं है, इधर तो सरफेस नहीं है, इस dq चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर। अब ये dq चार्ज, ये जो dq चार्ज तुमको दिख रहा है, ये dq चार्ज, उस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना, dq इंटू ई पैरेलल, छोटा सा फोर्स लगेगा df। अब जैसे ही इस q पाथ पे फोर्स लगेगा इधर, तो ये जो चार्ज मूव करना लगेगा, जैसे ही चार्ज मूव करने लगेगा, हम तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में चार्ज जो है मूव नहीं करना चाहिए, चार्जेस जो है सरफेस पे कैसे होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। और ए वाला जो है ई पैरेलल कंपोनेंट के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के ई कंपोनेंट के कारण इस सरफेस के अलोंग जो है चार्जेस मूव करने लगेंगे। अगर चार्जेस जो है मूव नहीं कराना है तो हमको ई इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0, मतलब ई जो है पैरेलल 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट यही वाला जाना चाहिए, ई परपेंडिकुलरली, ठीक है। मतलब चार्जेस जो होते हैं ये dq चार्ज, वो जो है इस सरफेस के अलोंग ही मूव कर सकते हैं, इस प्लस चार्ज के जो है dq चार्ज वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, इधर नहीं मूव कर सकता है। और इधर मूव करने के लिए और भी कंडक्टर का सरफेस होना चाहिए, अभी तो और नहीं है, इसलिए चार्जेस जो है यहाँ पे आके रेस्ट पे रहेंगे। क्लियर हुआ ना। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कंडक्टर के। क्लियर हुआ, बोलो। अच्छा,
एक हम छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, तो जो है IIT एडवांस में आया हुआ है। सवाल क्या है, आराम से समझना, ठीक है ना। देखो आराम से, यहां पर दो ठो मेटेलिक प्लेट्स है, दो ठो मेटेलिक प्लेट्स है, ठीक है। ऐसे इस पे चार्ज है प्लस, इस पे चार्ज है माइनस। और हुआ क्या कि यहां पर इसके बीच में, बीचों बीच एक हम न्यूट्रल स्फीयर को लाके जो है रख दिए, ठीक है। न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल बॉडी मेटेलिक स्फीयर जो है यहाँ पे लाके इस पे रख दिए, मेटेलिक स्फीयर है। और मेटेलिक स्फीयर जो है अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर को यहाँ पे लाके रख दिए। अब होगा क्या, हमको जो है इसके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, बस इतना काम है। अब होगा क्या, आराम से समझना, होगा क्या, एक प्लस प्लेट है माइनस प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। जब टाइम जीरो होगा, मैंने छोटा सा टाइम के लिए पहले हम दिखा रहे हैं, आराम से समझना, ठीक है ना, छोटा सा समय के लिए आराम से। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जो है ऐसे होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही ऐसे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज भले जीरो है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे, ड्रैग होंगे ऊपर की तरफ, ड्रिफ्ट होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाना शुरू करेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन जब जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ई वाला जो सरफेस है इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ऊपर वाले सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ पे चार्ज आ गया माइनस, यहाँ पे चार्ज आ गया माइनस, और ऊपर वाले सरफेस पे चार्ज आ गया प्लस। अब होगा क्या कि यहाँ पे माइनस आ गया और नीचे वाला क्या हो गया प्लस, तो माइनस से प्लस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी अंदर की तरफ, ई इंड्यूस्ड, क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड। और जैसे जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज बनेगा और ऊपर प्लस चार्ज बनेगा, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 एक ऐसा समय आएगा कि इसके अंदर ई इंड्यूस्ड का वैल्यू और जो बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है ई, वैल्यू बराबर हो जाएगा, इक्वल अपोजिट। और अंदर जो है इस मेटेलिक स्फीयर के अंदर कंडक्टर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। मेटेलिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। ये तो पहले ही जानते हैं बात कि मेटेलिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो उस चीज को हम पहले से ही लिख सकते थे कि यहाँ पर वो तुमको समझाने के लिए इतना किए फिर से, ये चीज को तो पहले से हम लिख सकते थे कि यहाँ पर प्लेट है और यहाँ पर हमारा क्या है, ऐसे मेटेलिक स्फीयर है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंटर ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना है, जीरो है। तो बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस इंटर नहीं करेंगे, यहाँ पर चार्ज कैसा है, यहाँ पर प्लस चार्ज है तो इंड्यूस होगा यहाँ पे माइनस चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, प्लस चार्ज। अब बताओ कि प्लस से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती है वो कहाँ जाती है, माइनस में जाती है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नीचे जाना चाहिए था लेकिन प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, ऐसे प्लस से माइनस में जाएगा। लेकिन एक बात बताओ कि प्लस से जब माइनस में से जा रहा है तो ये जो है कंडक्टर को कैसे स्ट्राइक करेगा, नॉर्मली स्ट्राइक करेगा, ऐसे ऐसे स्ट्राइक करेगा नॉर्मली, यहाँ पर ऐसे आएगा और नॉर्मली ऐसे स्ट्राइक करेगा, ऐसे आएगा और नॉर्मली ऐसे स्ट्राइक करेगा, ऐसे आएगा नॉर्मली ऐसे स्ट्राइक करेगा, ऐसे सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। उसी तरह यहाँ पर कैसा प्लेट था, माइनस, यहाँ पे कैसा प्लेट था, माइनस। अब प्लस से यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इधर जाएगा और इसके सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ऐसे, ठीक है, ऐसे, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है ऐसे इसका बनेगा, क्लियर हुआ ना, बोलो। चलो आगे चलते हैं, आगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। हम जो है कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से समझना, ठीक है।
सब कुछ जो है क्लियर करेंगे। मान लो कि यहाँ पर एक ऐसे हमारा कंडक्टर है, ऐसे। अब चार्जेज जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। अब चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। कैसे जो है चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सारा चीज़ जो है इसमें जो है एक्सप्लेन किया जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। आराम से समझो। इस कंडक्टर में हम लोग सीखेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। देखो ये हमारा कंडक्टर है, चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है ना। मान लो कि इस चार्ज की जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखो या एरियल चार्ज डेंसिटी लिखो, एक ही चीज़ है, एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, एक ही चीज़ है। तो दोनों एक ही चीज़ है, सिग्मा है दिया हुआ। अब जो है हम कहीं पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बिल्कुल बताएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आराम से बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा P पॉइंट पे, ठीक है। चलो तो ध्यान से सुनो, P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, याद करो, वहां पर एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। गॉसियन सरफेस जो है यहाँ पर हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे ऐसे, ठीक है। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है यहाँ पे हम लेंगे ऐसे। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा उस पर क्या लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे ले लेंगे, ले लिए, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिए और इसके छोटा सा एरिया जो है इसको मान लिया हम कितना, ds, और इसके छोटे से चार्ज जो है इसको मान लिया हम कितना, dq। तो बताओ dq चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेगी E, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही हमको फाइंड करना है, ठीक है। हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़िया से बना देते हैं ऐसे, आराम से समझो। ये जो है dq जो चार्ज है, इस dq चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर होगी ऐसे, ऊपर ऐसे, ठीक है। क्लियर हुआ। बताओ नीचे क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, नीचे क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, हम तुमको ध्यान से समझाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मान लो P पॉइंट है, यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। इतना दूर जो वायर है, इतना दूर जो वायर है, इसको थोड़ा सा वायर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। इतना दूर जो सरफेस हम कट किए हैं इसको, इतना दूर ds, ये जो ds सरफेस है, कौन सा सरफेस है हमारा, ds सरफेस, ठीक है ना। इस ds सरफेस जो है इसको पार्ट 1 मान लेते हैं, इतना दूर के, और ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट सेकेंड है। आ रहा समझ में ना। अरे जैसे ये वायर है ना, तो इतना दूर को पार्ट 1 मान लिए, इतना दूर के चार्ज को, और इसको बाकी छोड़ के इतना दूर को पार्ट को हम सेकेंड मान लिए। अब बताओ कि P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं हम यहाँ पे 0 होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इस छोटे से फर्स्ट वायर के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं सेकेंड वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे नहीं होगा, होगा। सेकेंड वायर के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, और फर्स्ट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वायर और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, नीचे। और इक्वल और अपोजिट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितना आएगा, 0। तो बताओ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, नेट पूरा वायर के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, P पॉइंट पे 0 होगा, ठीक है। अच्छा, और एक सरफेस ए वाला हुआ, इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो इधर निकल ही नहीं रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, परपेंडिकुलर है सरफेस के ऐसे। तो थोड़ा सा हम जो है इसको टॉप व्यू करके बनाते हैं, आराम से समझना, टॉप व्यू करके। ये हम गॉसियन सरफेस लिए हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे गॉसियन सरफेस लिए हैं, और वहां पे जो सरफेस लिए हैं ऐसे, छोटा सा सरफेस लिया है, इतना छोटा सा सरफेस ऐसे। ये सरफेस जो है छोटा सा कितना है, ds है, और चार्ज है dq। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है, देखो ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ऐसे था वायर, ठीक है ना, ऐसे कंडक्टर था, सॉरी वायर बोलते रहे, कंडक्टर था,
देखो एक गॉसियन सरफेस है हमारा, गॉसियन सरफेस। अब एक बात बताओ हमको, ध्यान से सुनना, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे जीरो है। और ए वाला सरफेस है, ए वाला सरफेस, इसके कारण कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं पार होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इधर से यहाँ पे एरिया फैक्टर इधर है, एरिया फैक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसलिए परपेंडिकुलर होगा, तो कोई भी जो है फ्लक्स निकालने में काम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है टोटल फ्लक्स अगर लिखना चाहते हैं, टोटल फ्लक्स, तो लिखेंगे φ1 + φ2 + φ3। ऐसे क्यों लिखें, एक φ1 + φ2 + φ3 इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ पे हमको तीन ठो सरफेस दिख रहा है, एक सरफेस ए वाला, एक सरफेस ए वाला और एक सरफेस ऐसे कर्व सरफेस। लेकिन हम तुमको तो है बता ही देते हैं कि दो के कारण, इसके कारण मान लो ये सरफेस 1 है, ए वाला सरफेस जो है, ए वाला सरफेस, इस सरफेस सेकेंड है और ये जो कर्व सरफेस है थर्ड है। तो 1 के कारण तो ऐसे ही फ्लक्स जीरो हो गया, 1 के कारण तो ऐसे ही फ्लक्स जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण कितना था, जीरो था। φ2 के कारण होगा फ्लक्स, ठीक है ना, सरफेस सेकेंड के कारण होगा फ्लक्स, लेकिन φ3 के कारण कितना हो गया, जीरो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है एरिया फैक्टर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे, और एरिया वेक्टर ऐसे है, ठीक है, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, फ्लक्स जो है वो सिर्फ φ2 है, φ2 है। फ्लक्स होता क्या है हमारा, फ्लक्स होता है E.ds, E.ds, EDA cos थीटा होता है, EDS cos, और cos कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो फ्लक्स आ गया वहां पर कितना, EDS, इक्वेशन मान लो फर्स्ट। और यही फ्लक्स को हम दूसरा मेथड से निकाल सकते हैं, बाई गॉस लॉ से, बाई गॉस लॉ। कैसे? गॉस लॉ, गॉस तो क्या कहता है कि जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स होगा, फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा फाई है, इनसाइड द गॉसियन सरफेस के अंदर जो फ्लक्स निकलेगा इस गॉसियन सरफेस से वो क्या होगा, Q/ε0 होगा, Q इनसाइड बाई ε0, Q इनसाइड बाई ε0, दिस इज द गॉस लॉ। अब Q इनसाइड है कितना, Q इनसाइड है हमारा dq, कितना है dq, Q इनसाइड है dq अपॉन कितना, ε0। अब बात आया कि dq को क्या लिख सकते हैं, dq को क्या लिख सकते हैं, तो याद करो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, dq/ds, तो dq बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, dq/da होता है लेकिन सरफेस एरिया है, ds लिया है, तो यार dq की जगह पे लिख देंगे हम सिग्मा इंटू ds अपॉन कितना, ε0। तो बताओ यहाँ पे कि फ्लक्स हो गया, इसको इक्वेशन मान लो सके। अब यही फ्लक्स को हम इस तरीके से निकालें और ये फ्लक्स जो है गॉस लॉ से निकालें, दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पर E.ds, EDS बराबर हो जाएगा सिग्मा ds अपॉन कितना है, डॉट नहीं है, गुना है, क्योंकि डॉट हटा के जीरो लिख दिए थे, cos जीरो, cos जीरो इसलिए लिखे थे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और एरिया फैक्टर भी इधर ही है, इसलिए 0 डिग्री लिखे थे, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ से कि ds से ds कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, बोलो सिग्मा बाई कितना आ गया, एप्सिलॉन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। समझ में आया? जैसे मान लो कि अगर हम एक एग्जांपल बताते हैं, ऐसे ऐसे मान लो कि ऐसे है सरफेस, ठीक है, देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो याद रखना कि जो चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा, जहाँ पे सरफेस थोड़ा सा टिल्ट रहे, ठीक है ना, घुमावदार रहे, वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, चार्ज की डेंसिटी कम होगी। जहाँ पे फ्लैट सरफेस रहेगा वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी कम, और जहाँ पे ज़्यादा जो है कम रेडियस रहेगा वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा। तो बताओ कि यहाँ पे तो रेडियस कम होगा, और रेडियस कम होगा तो चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है ना। जहाँ पर कॉर्नर रहे तो वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है ना, इस तरीके से। और देखो यहाँ फ्लैट सरफेस है, चार्ज दूर दूर रहेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे चार्ज नज़दीक नज़दीक रहेंगे, ठीक है ना, ऐसे। और फ्लैट है सरफेस तो चार्ज दूर दूर रहेंगे, ऐसे। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ये नहीं भी समझ में आया तो आगे चल के हम बता देंगे। मान लो कि यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी सिग्मा 1 है, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी सिग्मा 2 है, अलग अलग पॉइंट पे डेंसिटी अलग अलग है,
अब मान लो कि जिस पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर निकालना है मान लो, तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू यहाँ की चार्ज की डेंसिटी मान लो सिग्मा 4 है, तो सिग्मा 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कहीं पर देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लो यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी सिग्मा 5 है, यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज की डेंसिटी सिग्मा 3 दिया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? इस तरीके से सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। क्लियर हुआ ना? बोलो, समझ में आया? तो चार्ज की डेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ क्या होता है, कर्वेचर होता है। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। याद करो ग्रेविटेशनल प्रेशर भी पढ़े थे हम, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो होता क्या है कि पहले जो है हम ऑरिजिन से ही स्टार्ट करते हैं। समझो, मान लो कि यहाँ पर एक स्फीयर है, ठीक है, अब हम इसको जो है चार्ज दिए, ऐसे चार्ज दिए। अब ये जो है मेटेलिक स्फीयर है, चार्ज दिए इसका, मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर, ठीक है ना। अब चार्ज दिए इसको, अब बताओ कि मेटेलिक स्फीयर चार्जेस जो होंगे वो क्या होंगे, सारे सरफेस पे रिसाइड्स कर जाएंगे। तो चार्जेस जो है रिपेल करेंगे 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 और ये सारे चार्जेस जो है क्या हो जाएंगे, रिपेल होके कहाँ पे चल जाएंगे, सरफेस पे चल जाएंगे। कुछ देरी के बाद पता चलेगा कि सारे चार्जेस कहाँ पे जमेंगे, दे विल रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटेलिक स्फीयर, ऐसे जाके जमा होंगे, ठीक है, ऐसे जाके जमा होंगे। अच्छी बात है, सारे चार्जेस जो होते कहाँ जमा होंगे, सरफेस पे जमा होंगे, ऐसे कोई बात नहीं, आराम से समझो। देखो सारे चार्जेस जो है यहाँ पे आके जमा हो गए। अब एक बात बताओ कि क्या अभी भी जो है रिपेल करना बंद कर दिया, क्या अभी भी रिपल्सन होना बंद थोड़ी ना हो गया है। रिपेल हो गए जाके सरफेस पे जमा हो गए हैं, लेकिन क्या अभी भी रिपल्सन होना बंद हो गया, नहीं, अभी भी रिपल्सन होना बंद नहीं हुआ है। मान लो कि अगर हम छोटा सा यहाँ पे सरफेस कट करें, ds सरफेस यहाँ पे लें, अब एक छोटा सा चार्ज लें dq, छोटा सा चार्ज लेंगे dq, तो इस dq चार्ज पे अन्य चार्जेस जो हैं, इस dq चार्ज को छोड़ के इसको बाकी सारे चार्जेस जो हैं इसको इस तरफ जो है रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपेल, df फोर्स, ठीक है ना। ये मान लो कि फर्स्ट वायर है और ये जो बाकी वायर है, ये वाला बाकी सरफेस जो है, ठीक है ना, बाकी जो चार्जेस है dq को छोड़ के ये सारे वायर है, मान लो सरफेस जो है सेकंड सरफेस है, इस सेकंड सरफेस जो चार्जेज हैं वो फर्स्ट सरफेस के चार्जेस को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, अभी भी बाहर जो है किसी न किसी फोर्स से धक्का दे रहे हैं। और ये जो फोर्स है df के कारण इस dq चार्ज पे एक प्रेशर डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा, और वही प्रेशर जो है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। क्लियर हुआ? तो ये जो df फोर्स है, दिस इज अप्लाइड बाई, दिस इज अप्लाइड बाई अदर चार्जेस, अदर चार्जेस मीन्स dq चार्ज को छोड़ के जो भी चार्जेस बचा है, ये वाला सारे चार्जेस वो जो है अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अगर निकालना ही है तो हम उस फोर्स को निकालेंगे और उस सरफेस एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमारा वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकल जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। लेकिन ये बात है कि df कैसे निकालेंगे, ds कैसे निकालेंगे, सारी चीज को हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। देखो ध्यान से सुनना, मान लो कि यहां पर एक कंडक्टर है, ऐसे 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 कंडक्टर है। अब सारा सरफेस जो है फ्लैट है, जहां पे चार्जेस जो है वो फ्लैट होंगे, वहां पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर होगा, ऐसे देखो दूर दूर होगा, ऐसे, ठीक है, देखो ऐसे, ठीक है।
मान लो कि चार्ज की डेंसिटी जो है यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी क्या है सिग्मा। यहाँ पे एक छोटा सा हम कट कर ले रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा ऐसे, इतना दूर सरफेस हम कट कर लिए। लेट्स दिस सरफेस इज ds, ये जो सरफेस है ds है। अब इतना दूर के वायर पार्ट को मान लिए, इतना दूर के सरफेस को पार्ट 1 मान रहे हैं, और इसको छोड़ के बाकी जो सरफेस है इसको मान रहे हैं सरफेस 2। वायर बोला जा रहा है तो समझ जाना कि सरफेस है, ठीक है ना, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, इस ds सरफेस पे अन्य चार्जेज जो होंगे वो इस तरह इस डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे किसी न किसी फोर्स df से। अब इसका सरफेस कितना है, मान लो ds है, तो यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा df अपॉन कितना ds, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनो, आराम से, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना, समझना। एक बात बताओ कि यहां पर ये df फोर्स जो है, df फोर्स, वो df फोर्स लिखने के लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। df फोर्स लिखने के लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। df लिखने के लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए df फोर्स लिखने के लिए, किसकी वजह से बताओ, df फोर्स लिखने के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस सेकेंड वायर की वजह से। किसकी वजह से, ये सेकेंड वायर की, सॉरी वायर बोल रहे हैं, सेकेंड सरफेस की वजह से। सेकेंड सरफेस की वजह से जो है इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और चार्ज हमारा पता ही है, तो दिस इज सेकेंड वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। चार्ज यहाँ पे लिए हम dq, चार्ज कितना लिए dq लिए, चार्ज कितना लिए हम dq। और मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। यहाँ पे चार्ज हम ले लिए कितना, dq ले लिए, यहाँ पे मान लो चार्ज कितना है, dq है, ठीक है, चार्ज dq है। पूरा सरफेस जो है उस पर चार्ज फैला हुआ है ऐसे, ठीक है। हम क्या बोले कि ये df लिखने के लिए हम सेकेंड वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज dq, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की वजह से कैसे होगा, dq चार्ज यहीं पर, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद यहीं पर, कैसे निकाल सकते हैं, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो होगा वो सेकेंड चार्ज की वजह से, सेकेंड सरफेस की वजह से होगा यहाँ पर, और यहाँ पे चार्ज फोर्स इक्वल टू क्या होता है, q इंटू ई, याद है ना, q इंटू ई, याद होगा। तो अगर q चार्ज रहता था और यहाँ पर अगर हम फोर्स लिखना चाहते थे, यहाँ पे फोर्स, तो एक q चार्ज लाते थे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे किसकी वजह से, इस q चार्ज की वजह से यहाँ पे, और फोर्स लिखते थे q इंटू इस प्लस q चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह अगर हम वो df फोर्स लिखना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लिखेंगे, वो df फोर्स लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे हम किसकी वजह से, ऑफ कोर्स ये सेकेंड वायर की वजह से, ठीक है। और चार्ज है हमारा dq, लेकिन सेकेंड वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, ये हम निकालना चाहते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो हम दो को पॉइंट ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, दो को पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं हम यहाँ पे ग्रीन कलर से देखो, एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर B और एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे A, ठीक है, एक पॉइंट ले रहे हैं B और एक पॉइंट ले रहे हैं A, ठीक है। अच्छा बताओ कि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पे कितना होना चाहिए, जीरो। A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि कंडक्टर है। A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना बनना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A विल भी कितना होना चाहिए, जीरो। लेकिन बताओ कि A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कैसे, नेट हम बोल रहे हैं, नेट कैसे होगा, तो देखो इस फर्स्ट वायर की वजह से इतना दूर जो सरफेस लिए हैं, इस सरफेस फर्स्ट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड होगा, ऐसे होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस की वजह से। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर आया है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, तो बताओ कि सेकंड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना है, सेकंड सरफेस का मतलब ए वाला सरफेस जो है, ए सेकंड सरफेस, इस ds सरफेस जो है फर्स्ट वाला सरफेस को छोड़ के, ठीक है, इतना दूर जो सरफेस हम लिए हैं, इतना दूर वो हमारा फर्स्ट सरफेस है, और बाकी जो ये जो दिख रहा है ना काला कलर का सरफेस, यहाँ से यहाँ तक सेकंड सरफेस है। तो सेकंड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर ऐसे होना चाहिए, फर्स्ट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होना चाहिए, और सेकंड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए। और वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ये होना चाहिए ई सेकंड वायर की वजह से। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 और E सेकंड सेम होगा
तभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या बोल सकते हैं हम, नेट फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पता चला कि एट ए फर्स्ट वायर सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होना चाहिए सेम। तभी तो यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इस सेकंड सरफेस है मतलब इधर वाला सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इक्वल अपोजिट होना चाहिए, तब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। बताओ क्लियर हुआ, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ कि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसकी वजह से होगा, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो जने की वजह से होगा। दो जने कौन कौन सा जना है, देखो इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दो जने से कौन कौन से हैं, लिखते हैं बताते हैं। देखो एक है ए वाला सरफेस, फर्स्ट सरफेस, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा 1, और साथ ही साथ सेकेंड सरफेस है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इधर ही होगा सेकेंड सरफेस की वजह से। ठीक है, सेकेंड सरफेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उधर ही होगा ई सेकेंड। ठीक है ना, सेकेंड सरफेस की वजह से, दोनों सरफेस की वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो बताओ कि बी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखना चाहते हैं तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फर्स्ट वायर की वजह से प्लस सेकंड वायर की वजह से। लेकिन एक बात बताओ कि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकला सिखा चुके हैं, सिग्मा वाई कितना एप्सिलॉन नॉट बराबर फर्स्ट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सेकंड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ कि फर्स्ट वायर किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, सेकंड वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड वायर रख दें तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर सेकंड वायर प्लस कितना, सेकंड वायर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वायर। तो सेकंड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इनफैक्ट ऑफ फर्स्ट वायर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ही आएगा, उतना ही आएगा क्योंकि बराबर है दोनों। तो फर्स्ट वायर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ, बोलो बोलो समझ में आया। मतलब फर्स्ट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सेकंड वायर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ कि फोर्स निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा कैसे, फोर्स निकल जाएगा डीएफ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वायर की वजह से इंटू चार्ज वहां पे डीक्यू। बताओ कि डीएफ इज इक्वल टू व्हाट इज सेकंड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट इज डीक्यू चार्ज इज सिग्मा डॉट डीएस। बताओ कितना हो जाएगा, डीएफ इक्वल हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीएस। दिस इज डीएफ फोर्स निकालने। अब जो है हमको निकालना है डीएफ फोर्स निकालनी, हमको प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर इक्वल टू वहां पर डेवलप होगा डीएफ अपॉन डीएस। बताओ व्हाट इज डीएफ, डीएफ सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीएस अपॉन पहले से डीएस है, डीएस से डीएस कैंसिल और प्रेशर आ गया मेरे पास उस पॉइंट पे सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला तो है तुमको रिमेंबर कर ही लेना है। क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला तुमको रिमेंबर कर लेना है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर के बारे में, समझ में आया। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू होगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। बोलो समझ में आया, बताओ। चलो तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर का वैल्यू। अब बताओ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो है तुमको समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से। ठीक है ना, चलो एक सवाल लिखो। सवाल है हमारा कि एक पूरा एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, मेटेलिक चार्ज स्फीयर है और होलो स्फीयर है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे चार्ज डेंसिटी पूरा में हर जगह सिग्मा दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, और रेडियस दिया हुआ है आर। ठीक है, रेडियस दे देते हैं आर यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब हुआ क्या कि हम जो है इसके सेंटर से, ये था हमारा डायमीटर, और हम क्या किए कि इसके सेंटर से एच हाइट ऊपर गए, एच हाइट ऊपर जाके हम जो है एच हाइट ऊपर जाके ऐसे, एच हाइट ऊपर जाके एक कट लगा लिए, ऐसे कट लगा लिए ऐसे।
h हाइट ऊपर जाके, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फीयर है, और ए वाला पार्ट का नाम दे दिए 1 और ए वाला पार्ट का नाम दे दिए हम सेकेंड। अब सवाल है कि जो सेकेंड पार्ट है इतना दूर, ये पॉइंट P मान लो, ये पॉइंट Q मान लो, तो ये जो सेकेंड पार्ट है इतना दूर, ये फर्स्ट पार्ट पे कितना फोर्स लगाएगा ये तुमको निकालना है। सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन फर्स्ट पार्ट अप्लाइड बाय सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो सवाल तो थोड़ा टफ है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें बहुत कुछ हम सिखाने वाले हैं तुमको, ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। चलिए, तो हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का बहुत ही अच्छा सवाल करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। देखो, यहां पर हमारा जो है ऐसे, यहां पर ऐसे होलो स्फीयर है ऐसे, और यहां पर हम कट लगाए ऐसे, यहां पे कट लगाए यहां पे। पहले जो है यहां से यहां तक का हाइट कितना है, h है, अच्छी बात है। हम क्या करते हैं कि इस थीटा एंगल ऊपर जाके, यहाँ पे थीटा एंगल ऊपर जाके एक छोटा सा सरफेस कट करते हैं, इस छोटा सा सरफेस। अब इस छोटा सा सरफेस, इस पे फोर्स कितना लगेगा, ऑफकोर्स मान लेते हैं छोटा सा सरफेस पे फोर्स लगा कितना, df। ऐसे ये df कौन लगाया, तो ऑफकोर्स इधर वाला सरफेस लगाया होगा, ठीक है ना, इधर वाला सरफेस, इधर जो चार्ज है प्लस चार्ज, ठीक है ना, ऐसे प्लस चार्ज है, तो इधर वाला सरफेस जो है इस पे फोर्स लगाया होगा, और ऊपर भी चार्ज है लेकिन चार्ज जो है उससे कम है, ठीक है ना, ऐसे, तो इसे छोटा सा फोर्स लगाया df। अब ध्यान से सुनो, उसी तरह इधर भी जाके हम छोटा सा कट कर लिए ऐसे, बाई सिमेट्री, ठीक है ना, ऐसे छोटा सा, इसका भी सरफेस को हम थोड़ा सा बोलते रहे हैं कितना, इसका सरफेस जो है हमारा कितना है, ds सरफेस है, अभी भी सरफेस हमारा कितना है, इतना दूर कट किए हैं, हमारा ds सरफेस है, और इस पे भी छोटा सा फोर्स देख लीजिए, जो इधर वाला पार्ट लगाया होगा, इधर इस पॉइंट पे, इधर छोटा सा फोर्स df, थीटा एंगल पे जाकर कट किए हैं। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक बात बताओ कि इस df का अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें लाइन को, तो ई थीटा तो भी कितना होगा, थीटा, df का ये आएगा df का cos थीटा, और df का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ df का sin थीटा, कितना आएगा, df का sin थीटा, अच्छी बात है। उसी तरह df का ए वाला कंपोनेंट आएगा df का cos थीटा, और उसी तरह df का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ df का sin थीटा। बोलो, आ रहा समझ में, आ रहा समझ में, ऊपर आएगा df का sin थीटा और नीचे आएगा df का cos थीटा। ध्यान से देखो कि df का cos थीटा जो है यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, इक्वल अपोजिट। उसी तरह अगर यहाँ पे कट करेंगे तो df का ऊपर sin थीटा बचेगा, इधर df का sin थीटा बचेगा, df का cos थीटा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब अगर नेट फोर्स निकालना है तो ऊपर वाला जो df sin थीटा है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, नेट फोर्स, तो हम क्या करना पड़ेगा कि df sin थीटा को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अच्छी बात है। बताओ कि df इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, df इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्रेशर इंटू उस छोटा सा सरफेस ds इंटू कितना, sin थीटा। अब बताओ कि प्रेशर को क्या हम लिख सकते हैं, प्रेशर को लिख सकते हैं हम सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, निकाल चुके हैं पहले से ही, इंटू ds sin थीटा, ds sin थीटा। अब बताओ सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और बच गया हमारे पास ds का sin थीटा। अब हमारा जो है स्टार्टिंग हुआ है कि ये ds का sin थीटा क्या है, ds का sin थीटा क्या है। तो हम इस ds का sin थीटा का हम तुमको जो है फील देते हैं, आराम से समझना, ही बहुत काम आने वाला है ds का sin थीटा। इस ds का sin थीटा का जो है तुमको हम फील देने वाले हैं, ठीक है ना, आराम से समझो, कोई बड़ा चीज नहीं है ये, ठीक है ना। देखो ds का sin थीटा है क्या, ध्यान से सुनना। यहां पर ऐसे जो है हम कट किए थे, हम छोटा सा जो कट किए थे छोटा सा ना, उसको थोड़ा सा हम जूम करके दिखा रहे हैं बड़ा सा, इतना बड़ा मान लो कट किए सरफेस,
इतना बड़ा सरफेस हम कट किए, इतना बड़ा, ये हमारा क्या है, सरफेस डीएस है। अब ध्यान से देखो कि ये डीएस का दो सरफेस आएगा, ध्यान से देखो, डीएस का एक सरफेस जो है वो ऐसे है, एक डीएस है वो कितना एंगल पे झुका हुआ था, डीएस जो है वो यहां पर हम कट किए थे ऐसे, डीएस तो कितना एंगल पे झुका हुआ था, ये जो है हमारा ऐसे हम कट किए थे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझना, सारा चीज हम क्लियर करेंगे। ये डीएस का ऐसे यहां पर ये वाला, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, छोटा सा फोर्स लगा था ऐसे, डीएफ, डीएफ जो इस सरफेस के क्या था, परपेंडिकुलर। अब हमको डीएस, ए वाला एंगल था थीटा, ए वाला एंगल कितना था, थीटा था, अच्छी बात है। अब इस डीएस सरफेस जो है, डीएस सरफेस, इसको हम इसको दो कंपोनेंट में हम डिवाइड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, दो कंपोनेंट में डिवाइड करने वाले हैं। कैसे, आराम से समझो। एक होगा, बताओ, ए थीटा, ए थीटा, एक इधर वाला सरफेस में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं, एक इधर सरफेस ऐसे, ऐसे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका, और एक होगा इसका सरफेस ऐसे, डीएस, ठीक है ना, ऐसे एक कंपोनेंट होगा ऐसे, अब एक कंपोनेंट होगा ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखो कि ई थीटा है, ये क्या हमारा थीटा, ए थीटा है, ये कितना होगा 90 मान, ई थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बताओ कि ई थीटा है, ये कितना होगा 90। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला चीज है, ठीक है ना, थोड़ा समझने वाला चीज है, थोड़ा सा हम जूम करके अगर बना भी दें इस चीज को तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर ए वाला डीएस हो गया, ए वाला ए डीएस, ये हमारा डीएस है ऐसे, और ए वाला नीचे वाला डीएस है, ए डीएस, ई डीएस जो है वो, ध्यान से सुनो, ई डीएस था हमारा ऐसे था। देखो ध्यान से कि ये एंगल जो है ये कितना है, थीटा है, तो ये भी कितना हो गया, थीटा। अब यहाँ पे 90 बनना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ई 90 माइनस थीटा, ई 90 माइनस थीटा, ई 90, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो बताओ कि ये जो डीएस है, ए डीएस, ये सरफेस डीएस का एक कंपोनेंट कितना होगा, डीएस का कॉस थीटा, और ए वाला कंपोनेंट कितना होगा, डीएस का साइन थीटा, ये वाला सरफेस डीएस का कितना होगा, साइन थीटा हो गया। क्लियर हुआ ना, ए थीटा, तो इसको लाइन को ई बी थीटा, ई पूरा 90 बनना चाहिए यहाँ पे सरफेस पे, तो ई 90 माइनस थीटा, ई 90, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब बताओ कि इस डीएस का ए वाला कंपोनेंट लेंगे इधर, तो डीएस का कॉस थीटा आएगा, और डीएस का ए वाला कंपोनेंट कितना आएगा, डीएस का साइन थीटा। मतलब ए जो लिखा है वो डीएस का क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा है, और ई क्या लिखा है, डीएस का कॉस थीटा लिखा है। हमको डीएस के कॉस थीटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डीएस के कॉस थीटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पर, यहां पे आराम से समझो, यहां पर हम कट लगाए थे ऐसे, एच हाइट ऊपर जाके, एच हाइट ऊपर जाके ऐसे था, ऐसे नहीं कट होगा, ध्यान से सुनो, कट लगाए थे ऐसे। बताओ कि यहां पे ऐसे एक कंपोनेंट आया डीएस, इसका क्या नाम था, डीएस का साइन थीटा, और ए वाला जो कंपोनेंट आया था डीएस का कॉस थीटा आया था, अब ये हमारा डीएस था। बताओ ई डीएस का साइन थीटा है, तो इसका प्रोजेक्शन जो है यहाँ पर अगर हम छोटा सा लेंगे यहाँ पे, तो ये होगा डीएस का साइन थीटा, ये कितना होगा, डीएस का साइन थीटा। मान लो कि इसका रेडियस अभी आर है, इसका रेडियस कितना है, आर, स्मॉल आर है, क्योंकि यहाँ से हम एच हाइट ऊपर जाके कट किए हैं, समझ में आना। ये हो गया हमारा डीएस छोटा सा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पर, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आता, फिर छोटा सा पार्ट यहाँ पे कवर होता। अच्छा, यहाँ पर कट करते हैं, यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पे प्रोजेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे छोटा सा आता है एरिया, डीएस साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पर आता है बीचों बीच,
ds का साइन थीटा, ठीक है ऐसे। अगर मान लो कि यहाँ पर कट करते हैं ऐसे, तो ए वाला आता है ds का साइन थीटा इतना दूर, ds का साइन थीटा। ऐसा लग रहा है कि अगर पूरा सरफेस में ds कट करेंगे तो इसका इधर वाला कंपोनेंट ds sin थीटा का प्रोजेक्शन जो है वो हमारा कौन सा एरिया बन जाएगा, ds का sin थीटा का एरिया जो है वो हमारा ए वाला एरिया बन जाएगा, पूरा ए वाला सर्कुलर एरिया बन जाएगा ऐसे। अगर हम ds sin थीटा को इंटीग्रेट करते जाएंगे पूरा सरफेस में ds, इसका ए वाला कंपोनेंट आएगा ds का sin थीटा, इधर वाला ds का cos थीटा। तो हमको ds के cos थीटा से मतलब नहीं है, ds के sin थीटा से मतलब है। तो ds के sin थीटा बार बार जो है नीचे वाला एरिया बना रहा है, और ए वाला पूरा बना के क्या बना लेगा हमारा, इसका एरिया बना लेगा, ये पूरा इस सर्कल का एरिया। और इस सर्कल का एरिया बेसिकली ds का sin थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ds का sin थीटा ऐड करते जाएंगे तो पूरा सर्कल का एरिया बन जाएगा ये वाला। और पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ, क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। बोलो समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे पूरा हमारा क्या था, हेमीस्फीयर था ऐसे आधा छोटा सा, और इसका छोटा सा रेडियस है कितना आर, छोटा सा रेडियस कितना है आर। अगर हम छोटा सा यहाँ पे कट करेंगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे छोटा सा एरिया बनेगा ऐसे। अगर यहाँ पे आओ उधर पूरा गोल ना है, गोल है, पूरा कट करते जाएंगे तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा बनेगा एरिया, ऐसे ऐसे छोटा छोटा एरिया पूरा नीचे। और पूरा छोटा छोटा एरिया मिलके जो है पूरा जोड़ते जाएंगे ds sin थीटा ऐसे जोड़ते जाएंगे, तो पूरा बताओ नीचे वाला सरफेस का एरिया बन जाएगा कि नहीं, ये वाला। और पूरा नीचे वाला सरफेस का एरिया बन जाएगा, इसका रेडियस अगर स्मॉल आ रहा है तो इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब बेसिकली ds का sin थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, पाई आर स्क्वायर को, क्लियर हुआ, पाई आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो तो बताओ कि अगर ए वाला रेडियस जो है हम माने स्मॉल आर, तो ए वाला रेडियस कितना था, कैपिटल आर दिया हुआ था सवाल में कैपिटल आर दिया हुआ था देखो। तो बताओ कि अगर स्मॉल आर को हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर को लिख सकते हैं आर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस कितना एच स्क्वायर, दिस इज आर। अब बताओ कि हमको फोर्स निकालना था, तो फोर्स तो निकाल चुके थे, कितना आया था फोर्स, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds का sin थीटा का इंटीग्रेशन। तो बताओ कि फोर्स इज इक्वल टू हो गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds के sin थीटा का इंटीग्रेशन। बताओ ds के sin थीटा का इंटीग्रेशन है कितना है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर है। अब बताओ कि फोर्स इज इक्वल टू हो गया मेरे पास सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट इज पाई तो सही है, आर की वैल्यू निकाल चुके हैं हम कितना, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट, उसका होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, और हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ गया कितना, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हो गया हमारा फोर्स का वैल्यू। क्लियर हुआ, बोलो। तो हम बहुत बढ़िया चीज़ तुमको सिखाए हैं कि ds का sin थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली प्रोजेक्शन है जो नीचे वाला सरफेस के एरिया का। बोलो तो इस वीडियो में जो है हम लोग बहुत कुछ सीखे कंडक्टर के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर के बारे में सीखे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे निकालना सीखे, ठीक है ना। अगले वीडियो में जो है हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।